1983 में ओरेगोन विलेज के एक पहाड़ पर दोनों भाई किसी को दफनाते हैं और एक भाई के हाथ में एक लॉकेट होता है और यहाँ से शुरू होता है एपिसोड नंबर 2। वो बूढ़े अंकल अपने वाइफ से पूछते हैं कि क्या हितोरी बाथरूम में है। वो कहती है कि हाँ, तो वो कहते हैं कि अब समय आ गया है। आंटी कहती है कि चलो बात करते हैं उस बारे में। मिगी डाली से कहता है कि वो दोनों जितने कमजोर दिखते हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग है और उसके हाथ में वो लॉकेट होता है। डाली कहता है कि हमें होशियार रहना होगा मिगी। वो दोनों बाथरूम में ही होते हैं, तभी वो आंटी अंदर आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम तो बाथरूम यूज करना सीख गए हो, मैं तुम्हारे लिए पैजामा और एक टॉवेल रख देती हूँ। वो कहता है हाँ। जब वो आंटी बाहर आती है तो उससे एक ही कपड़ों के 2 सेट दिखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हितोरी ने 2 दिन के कपड़े धोने डाले हैं और हमें पता चलता है कि एक भाई बाथ टब के अंदर छुप गया था। वो कहता है कि बाल बाल बच्चे, उन्हें लगभग पता चल ही गया था कि हम लोग 2 हैं। मिगी वो पैजामा पहनता है और डाली जोर जोर से हंसता है, तो मिगी उसे कहता है कि कल तुम्हारी बारी है तब देखना। हितोरी अपनी माँ से पूछता है कि उससे पैजामा क्यों पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अनाथ आश्रम में पैजामा कभी नहीं पहना। वो उससे कहती है कि जब हम खुद के घर में रात को सोते हैं तब पैजामा पहनते हैं। वो कहता है खुद का घर। वो कहती है कि हाँ, अब ये जगह तुम्हारा घर है हितोरी और हम एक परिवार हैं। वो उससे कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है हितोरी। वो कहता है कि मुझे इन बालों से नफरत है। वो पूछती है क्यों। वो कहता है कि अनाथ आश्रम में सब बच्चे मुझे कहते थे कि मेरे बाल बहुत अजीब है। तो वो उससे कहती है कि दूसरों से अलग होना ये अच्छी बात है। सार्डिन का नाम भी तो बहुत प्यारा है। सार्डिन उनके पेट डॉगी का नाम है। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे बाल अजीब है तो मम्मी के बाल तो सबसे ज्यादा अजीब हुए ना। डाली मिगी से कहता है कि तुम दोनों एक माँ और बेटे जैसे दिख रहे थे और यहाँ हमें पता चला कि उनके साथ जो बैठा था वो मिगी था। मिगी डाली से कहता है कि ऐसी फालतू बातें करना बंद करो। मिगी डाली से कहता है कि हमें इस घर को ही अपना बेस बनाना पड़ेगा ताकि हम इस शहर के लोगों के बारे में जान सके। अब हमें अगला कदम उठाना होगा। उसके बाद हितोरी के माँ बाप अंदर आते हैं और उससे कहते हैं कि मम्मी और पापा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। वो कहता है कि क्या मैं भी आ सकता हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि अगर तुम भी आओगे तो सार्डिन तो घर में अकेला रहेगा ना। और उसके पापा कहते हैं कि इसी कारण से तुम क्या घर में अकेले रह सकते हो थोड़ी देर के लिए। वो कहता है ठीक है। उसकी माँ कहती है कि फिर हम जा रहे हैं, ठीक है। एक भाई कहता है कि ये बहुत ही अजीब था। दूसरा कहता है कि मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वो दोनों ग्लव्स पहनकर उनके बेडरूम में छानबीन करते हैं, पर उन्हें काम के लायक कोई भी चीज वहां से नहीं मिलती। उसके बाद वो दूसरे रूम में छानबीन करने जाते हैं। उनको अपने पिता की डायरी मिलती है जिसमें उन्होंने अपने शोल्डर के बारे में लिखा हुआ होता है, पर वो किसी काम का नहीं होता। वो दोनों भाई बात करते हैं कि अभी तक हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला है। तब एक भाई एक फोटो उठाकर कहता है कि शायद इन दोनों का कोई सीक्रेट हो ही ना। तब उसे दिखाई देता है कि तस्वीर के पीछे कुछ और है। तस्वीर के पीछे एक जवान लड़का और लड़की की फोटो होती है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास से तस्वीर को देखकर कहते हैं कि ये तो पक्का वो बूढ़े अंकल है, पर ये खूबसूरत लड़की कौन है? ये तो वो बूढ़ी आंटी हो ही नहीं सकती। मिगी कहता है कि ये औरत अंकल की लवर हो सकती है और मिगी कहता है कि हर किसी के पास सीक्रेट्स होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक आखिरी रूम में जाते हैं। अंदर जाकर वो कहते हैं कि ये एक अलमारी जैसा लग रहा है। मिगी डाली से पूछता है कि तुमने मुंह पर ये मास्क क्यों लगाया है। वो कहता है कि ताकि इन कपड़ों की बदबू से मैं बच सकूं। उस कमरे के अंदर एक और छोटा सा कमरा होता है। मिगी डाली से कहता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं है। वो हवा आने के लिए पर्दा खोलता है, पर पर्दे के पीछे इंसान के बाल होते हैं। एक भाई पूछता है कि यहाँ पर इतने सारे इंसानों के बाल क्यों हैं। दूसरा भाई जवाब देता है कि वो बूढ़ी आंटी हमेशा मेरे बालों को सहलाती है। क्या तुम्हें लगता है हमारे बालों से इसका कुछ कनेक्शन होगा? तब वहाँ पर सार्डिन आ जाता है और वो मिगी को शर्ट से खींचता है। डाली कहता है कि उसे जाने दो और तब उन्हें एक कार की आवाज आती है। लगता है कि दोनों वापस आ गए हैं। मिगी डाली से कहता है कि क्या ये डॉगी मुझे बताना चाह रहा था कि वो आ रहे हैं। मिगी सार्डिन से कहता है कि क्या तुम हमारे साइड पर हो। वो कहता है वो। दोनों भाई खिड़की से देखते हैं कि उनके पेरेंट्स आ गए हैं और वो दोनों खिड़की से नीचे उतरते हैं और उनका पीछा करते हैं। वो एक स्टोर हाउस में घुस जाते हैं और मिगी और डाली उनकी आवाज सुनते हैं। तब उसके पापा अपनी वाइफ से कहते
हैं कि याद रखना हितोरी को वेलकम पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो कहते हैं कि हाँ 3 बजे कल हम उसके आँख पर पट्टी जो लगा देंगे। तो वो कहते हैं कि वो इसे देखकर बहुत सरप्राइज हो जाएगा। वो दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक मशीन दिखाई देती है। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में आते हैं और कहते हैं कि वो लोग उस मशीन से हमारे बाल निकाल लेंगे विग बनाने के लिए। एक भाई कहता है कि हितोरी की वेलकम सेरेमनी नहीं बल्कि एक मुंडन है। तब दूसरा भाई कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें हमारे बाल चाहिए, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अगले दिन वो अंकल हितोरी से कहते हैं कि पार्टी शुरू होने वाली है, तुम तैयार हुए या नहीं। वो कहता है कि हाँ। उसकी माँ डिसाइड नहीं कर पाती कि वो क्या कपड़े पहने। तब हितोरी आकर कहता है कि क्यों ना हम सब ब्लैक कपड़े पहने। तब उसकी माँ कहती है तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी के मैयत में जा रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर आप दोनों ब्लैक कपड़े पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि हम तीनों एक ही फैमिली के हैं। और उसी समय दूसरा भाई उन्हें सबक सिखाने की प्लानिंग करता रहता है। पार्टी शुरू होती है, सब गेस्ट आते हैं। अंकल कहते हैं कि मुझे अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। उसकी माँ कहती है कि यह है हमारा बेटा हितोरी सोनोयामा। वो कहता है कि मेरा नाम है हितोरी, आपसे मिलकर खुशी हुई। और हमें पता चलता है कि जो पार्टी में है वो है डाली और जो झूमर पर है वो है मिगी। उसकी माँ उसे इचिजो फैमिली से मिलाती है। वह आंटी उसे कहती है कि मैं हूँ रेको इचिजो, तुम्हारी उम्र क्या है। वो कहता है कि 13 साल। वो कहती है कि तुम्हारी उम्र तो मेरे बेटे एजी जितनी ही है। एजी और वो एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। एजी कहता है ये है मेरी छोटी बहन केरन। रेको इचिजो उससे पूछती है कि तुम कौन से स्कूल में जाते हो। तो आंटी कहती है कि हमने अभी तक फैसला नहीं लिया है और इस समय इसे एडमिशन दिलाना तो बहुत ही तकलीफ का काम होगा। उसके बाद एक और बच्चा होता है जिसका नाम है मारूटा। वो सिग्नल से हितोरी से बातें करता है और कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद एक और लड़का आता है गिफ्ट लेकर, कहता है कि यह है कैंडी और मुझे मेरे लोगों ने कहा था कि तुम्हें ये दे दूं। वो कहता है कि थैंक यू। तुम कौन हो। वो कहता है कि अकियामा और पूछता है कि क्या तुम्हें बर्ड्स पसंद है, मैंने तुम्हारे आंगन में एक बर्ड हाउस देखा है। वो कहता है कि मेरे नाम का आधा मतलब बर्ड है पर मैं उड़ नहीं सकता। उनकी माँ पड़ोसियों से बातें करते रहती है। तब डाली मिगी को इशारा देता है कि अब करो और वो हॉट सॉस के 2 बूंदे उनके ग्लास में गिरा देता है और वो चिल्ला कर कहती है कि ये रेड वाइन तो बहुत ही स्पाइसी है, पानी पानी। हितोरी उन्हें पानी देता है। वो उस पानी को पीती और कहती है कि अभी भी मेरा मुंह जल रहा है और दो। वो और एक ग्लास पीती है, अभी भी जल रहा है। वो और से पानी देता है। मिगी कहता है कि वो पानी नहीं है बल्कि शराब है और उसकी माँ पूरे नशे में धुत हो जाती है और डाली अपने पापा को दूसरी ओर ले जाता है। वो उनसे कहता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। वो कहते हैं कि शुक्रिया। और हमें पता चलता है कि उन्होंने सर पर तेल नहीं बल्कि ऑलिव ऑयल लगाया है जो कि मिगी और डाली की प्लानिंग थी। और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग की थी कि 3 बजे वो इस मैग्नीफाइंग ग्लास से पास करेंगे और ऑलिव ऑयल और शराब के कारण वो दोनों जल जाएंगे और पूरे मेहमान डर जाएंगे। उन्हें लगेगा कि इन्हें भगवान ने सजा दी है। डाली पूछता है कि हम दोनों में से करेगा कौन। मिगी कहता है कि मैं करूंगा। डाली मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर जा रहा होता है तभी उसे वो लड़का दिखता है, इचिजो एजी। वो उससे कहता है कि मैं बाथरूम ढूंढ रहा था। डाली कहता है कि बाथरूम नीचे है। वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं पर वो लड़का रुक जाता है। डाली उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। 3 बज जाते हैं और वो दोनों हमला करने के लिए तैयार होते हैं। आंटी उसे सोफे पर बिठाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। दूसरा भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर तैयारी होता है और वो खिड़की के बाहर देखता है कि उसके पापा आ रहे हैं और वो मिगी को सिग्नल देता है कि प्लान कैंसिल हो गया है। पर मिगी उस सिग्नल को समझ नहीं पाता और वो सोचता है कि अब कुछ ही देर में ये दोनों जलकर खाक हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता और वो सोचता है क्यों, क्या हमारा प्लान फेल हो गया। उसकी माँ कहती है कि हितोरी पट्टी निकालो और उसे डर लग रहा होता है कि अब उसके बाल नहीं बचेंगे। और जैसे ही वो अपने आंखों से पट्टी निकालता है उसके सामने एक साइकिल होती है। वो कहते हैं कि ये एक गिफ्ट है मम्मी और पापा की तरफ से अपने प्यारे बेटे के लिए। पर वो पूरे शॉक में होता है और समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ। तब डाली उस पर हल्के से मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी डालता है और उसकी पीठ हल्की सी जला देता है ताकि वो होश में आ जाए। और उसके माँ बाप को लगता है कि तुम इतने खुश हो गिफ्ट पाकर। रात को डाली मिगी से कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, मैंने बस हल्का सा तुम्हें जलाया है क्योंकि तुम वहाँ पर शॉक हो गए थे। डाली कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सच में एक वेलकम पार्टी होगी हमारे लिए। क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि
जिस खूबसूरत औरत की फोटो हमने इस फोटो में देखी थी वो ये आंटी ही है और वो बाल एक नॉर्मल सी विग है। ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। मिगी कहता है मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक फैमिली होना कैसा होता है। डाली मिगी से कहता है कि चलो। मिगी पूछता है कहाँ। डाली कहता है तुम्हें पता है कहाँ, हमारी माँ से मिलने। वो साइकिल से जाते हैं और सोचते हैं कि 7 साल पहले मुझे पक्का पता है कि हम और हमारी माँ ओरिगॉन विलेज में ही रहते थे और हमारी माँ ओरिगॉन विलेज में ही मर गई थी। वो दोनों अपनी माँ के कब्र के पास आकर कहते हैं कि पहले हमें पता नहीं चला था पर अब हमें पता है कि हमारी माँ को किसी ने ओरिगॉन विलेज में मार दिया था। हम यहाँ पर अडॉप्ट होकर आए ताकि हम उस मर्डरर को ढूंढ सके और वो जो भी है अब हम उसे मार देंगे, हम दोनों एक इंसान बनकर। और यहाँ खत्म होता है मिगी और डाली का एपिसोड नंबर 2। ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस एपिसोड में हमें पता चला कि उसके जो नए माँ बाप है वो बुरे इंसान नहीं है और हमें ये भी पता चला कि जो फर्स्ट एपिसोड में वो औरत मरी हुई थी वो ही इन दोनों की माँ है और वो लॉकेट साबित करता है कि वही उनकी माँ है। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर इस एपिसोड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके मुझे पूछे, मैं जरूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं अगले एपिसोड में।